आप सभी लोग जानते हैं नहीं कौन कीजिए ऑफ है। इतने लोग हम सभी लोग जानते हैं कि हर साल 16 अप्रैल के आसपास में हम लोग सीनियर मॉन्टेज के बनने का दिन जो है वो हर साल पिछले कई सालों से मनाते रहे हैं। अक्सर तो ये होता है कि इस समय में हम लोग बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में कोरोना की वजह से ये सब संभव नहीं हो पाया और बीच बीच में फिल्म सोसाइटी होने की वजह से ये प्रयोग भी करते हैं कि जो हमारे बीच में जो कल्टिवेटेड माइंड्स है या हमारे अपने शहर में जो लोग साहित्य कला संगीत की दुनिया में कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा जिन्होंने कुछ किया है, उनको भी हम यहाँ पर अपने बीच में इंटरेक्शंस के लिए बुलाते हैं। और जैसा आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं कि फिल्म सोसाइटी का एक जो बड़ा फंक्शन है, बहुत सारे उसके फंक्शंस में कि वो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में, परंपरा और आधुनिकता के बीच में हमेशा एक पुल बनाना चाहती है, क्योंकि बिना ट्रेडिशन के ना हम मॉडर्निटी को समझ सकते हैं, ना बिना मॉडर्निटी के हम ट्रेडिशन की हमारी कोई समझ बनती है। तो हम बीच बीच में जैसे हम अपने स्क्रीन्स में करते हैं कि कुछ मास्टर्स को बताते हैं, फिर कुछ नए लोगों को बनाते हैं। जैसे बीच में हमने फ्रेंच डायरेक्टर एलेरेने की कुछ फिल्में बताई या एरिक ब्रोमा की फिल्म्स बताई। अब हम आने वाले वर्षों में लुई माले को बताने वाले हैं। साथ साथ में हम जो दुनिया में कंटेम्प्रेरी सिनेमा में जो हो रहा है उसको भी प्रोजेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म सोसाइटी के गाइडलाइंस के हिसाब से हमको ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना है, ताकि पोस्टेरिटी समझते रहे कि क्या ट्रेडिशन ने दिया है, क्या मॉडर्निटी ने दिया है। इस बार हमने ये 3 वक्ताओं को आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन के लिए आमंत्रित किया है। वे सब ही जाने माने लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। मिस्टर रावल इस शहर में काफ़ी अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। कई जगहों पर उनके व्याख्यान हुए हैं। वे हर तरह से उनकी जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि वो हमेशा एक तरह से शामिल रहे हैं पूरा। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दिनकर बेड़ेकर हमारे साथ में वर्षों से मॉन्टेज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा वे पिछले कई वर्षों से माधुरी बेड़ेकर और दिनकर बेड़ेकर हमारे शहर में थिएटर के काम से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरह की प्रयोगधर्मिता करते रहते हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि थिएटर के लोग चैपलिन को किस तरह से लेते हैं, और आज की तारीख में क्योंकि इसका विषय हमने ये रखा है कि हमारे समय में चैपलिन क्या है, तो उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू जो उसको कंसीव करते समय में मैंने सोचा था कि ये क्लासिक्स का कैरेक्टर है, चाहे वो जैसे हम यहाँ से टॉल्स्टॉय को ले, यहाँ से चैपलिन को ले, तो क्लासिक्स के साथ में एक अजीब कहना चाहिए कि बात होती है कि उसको देखने वाले लोग बूढ़े होने लगते हैं और क्लासिक्स जवान होने लगते हैं। जैसे हम अन्ना कैरेनिना को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अन्ना कैरेनिना जवान हो गई है और हम बूढ़े हो रहे हैं। जैसे ही चैपलिन के साथ में हमारा एक अनुभव बनता है, हम जैसे जैसे चैपलिन, मुझे चैपलिन को देखते देखते वर्षों हो गए, अब मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन चैपलिन की फिल्में जवान हो गई है। तो चैपलिन को यहाँ पर फोकस करने का एक कारण ये भी था कि क्लासिक्स जो है वो किस तरह से हमारे साथ में हमको कितनी मदद करते हैं अपनी दुनिया को समझने में, अपनी कला को समझने में और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए। प्रोग्राम का मोटा मोटा स्वरूप ये है कि जो प्रोग्राम का पहला हाफ जो होगा वो इंटरैक्टिव सेशन है, जिसमें मिस्टर स्वामीनाथन, दिनकर बेड़ेकर और मिस्टर रावल ये आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद 15 मिनट का लगभग स्नैक्स वगैरह का इंटरव्यू होगा। उसके बाद में हम लोग
बिहाइंड द स्क्रीन और ए डॉग्स लाइफ, दो शॉर्ट फिल्म्स हैं उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। सबसे पहले मैं जो हमारे वक्ता हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ये दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर आए, और इन तीनों के साथ में मैं डॉक्टर डॉली देशपांडे और आशीष सिन्हा से आग्रह करूँ। विश्व स्वामीनाथन, आप लोग यही है बैठी आपकी दिनकर आप यहाँ बैठिए। अब मैं मिश्रा जी से ये आग्रह करूँगा कि वे यहाँ आए और हमारे जो 3 गेस्ट हैं इनका स्वागत करें। Thank you very much. हमारे कार्यक्रम का स्वरूप बहुत ही इंटीमेट है और हम लोग इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज में समर डेज है और हमारा टारगेट है कि हम 2 घंटे के अंदर स्क्रीनिंग में दोनों करें ताकि 1:30 तक ये कार्यक्रम, तो हम लोग इसमें ज़्यादा औपचारिकताओं का पालन करने से बचना चाहेंगे क्योंकि सारे के सारे लोग हमारे अपने लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि इनसाइडर्स लोगों के लिए कोई बहुत फॉर्मेलिटी की कोई ज़्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले मैं क्योंकि मिस्टर स्वामीनाथन से कहूँगा कि वो बताएं अपने स्तर पर कि फिल्म सोसाइटी का जो उनका अपना है, क्योंकि वो वर्षों से आते रहे, हमारे रेगुलर मेंबर हैं। मुझे याद नहीं आता कि ऐसी कोई भी स्क्रीनिंग कोरोना के अलावा हुई है जिसमें मैंने उनको ना देखा हो, है ना। तो मैं उनसे ये भी चाहूँगा कि वो अपने जो समय के अंदर चैपलिन पर तो बोले ही बोले और उसके अलावा भी सोसाइटी को लेकर उनका जो भी फिल्म सोसाइटी मूवमेंट को लेकर, क्योंकि वे वर्षों से यहाँ तो है ही हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है उनका पहले भी फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। तो स्वामीनाथन सर से हम अपनी बात शुरू। Good evening.
Thank you very much, Jaishankar ji, for giving me this opportunity to talk on the Foundation Day of Cinemontage. To me, Foundation Day symbolizes the past. My association with Cinemontage is only in the last 5 years, of which about 1.5 years was robbed by the pandemic. So, I can't say much about the past of Cinemontage, and the people sitting here, the Starbucks, they have been associated with Cinemontage for a long time. They know everything. So I view this event today more as a birthday celebration for Cinemontage, so that I can wish many, many more years of active life for Cinemontage. 44 years in a human cycle is a nice middle age, which is mature with wisdom from experience and has got a vision for the future. So from that perspective, I think Cinemontage is in a very right position today to look forward and plan its activities and keep its vibrancy on. Jaishankar ji asked me to talk about film society movement. I'm not an expert, though I have been associated with film societies in small ways. I can't say much about it, but to this audience, to talk about importance of film societies is meaningless, because we are all here mainly because we all realize the importance of the societies and its contributions to the film movement. Cinemontage for me has a very unique position in the cultural landscape of not only Nagpur city but the whole of Central India. So it is very important for us to see what is in the future for Cinemontage. So in that respect, so going forward, what I would like to suggest to the management group of Cinemontage is to focus on two things. One, try and attract more and more young people into the fold, particularly in the 20s and 30s, so that they will carry forward and celebrate the centenary of Cinemontage. 44 years is just the middle. So let's plan for the centenary. Obviously, most of us will not be there at that time. So I think we need people who will be able to guide it and take it to the centenary. Second, I think I've been talking about this earlier also for several times, but we need to have much more varied and vibrant activities than mere weekly screenings. I think a film society survives not just by screening, it survives by discussion and deliberations. So unless we have debates, unless we are able to exchange and interact more on the films that we watch, the society doesn't make any difference to whether we see it here or whether we see it somewhere else. So this is my humble suggestion that management group should look in terms of what to do about this. Finally, I appeal to all the members of Cinemontage to take part in these activities with as much vigor as they do in the WhatsApp group, because the number of members participating in the WhatsApp activities is really much more than what we see on the screenings itself. So these are my just simple suggestions, and I hope we'll be able to discuss it separately. Coming to the topic or the theme of today's event, Sir Charles Spencer Chaplin, KBC, popularly known as Charlie Chaplin, is unequivocally most popular ever film persona, whose career spanned from the silent era to the modern era.
Chaplin had a unique charisma and a universal appeal which was which was across all ages and geographic boundaries. Most of his films being silent films, they transcended any linguistic barriers that could have come and relate to his human emotions which were dominant in all his things. Though he is popularly known as a comic actor, not many people probably know that he excelled in every form of filmmaking, be it acting, writing, editing, directing, casting, music composing and production. He owned his own studio and he formed his own company which produced his movies. His life story is one of rags to riches, and he was mired in several controversies, and he was even forced to leave America, where he produced some of his best works, and settle in Switzerland for his political stance. In spite of all these problems, his films were immensely popular all over the world, and they still continue to be so. So it is very difficult to talk about this persona in short time. So what I will do is, since we have very limited time, I would like to close by citing 3 important quotes on Chaplin, which reflect on what great person he was, what his contribution to the film industry and his contribution to the world. The first quote is by David Robinson in a definitive biography on Chaplin, and I quote, "Chaplin's comedic exploration into the human condition transformed cinema from a mere novelty into an art form, because his films were able to address real issues and with dimensional characters. He changed the perception of comedy and transformed comedy from being a sidekick to one of the most essential components of cinema. His skill lay in his innate ability to blend everyday struggles and tragedy into a comic everyman character which made him funny and relatable at the same time." So this is about the way he approached his films. Then the second quote is by Charles Silver in a book published by the American Museum of Modern Art, and I quote, "In the early 20th century, Charlie Chaplin was by far the most popular entertainer of the period and certainly one of the richest. Despite this, he always remained an artist of the people, a chronicler of lower caste struggle. His films were nearly always steeped in social issues of his time: poverty, unemployment, labor unrest, war, inequality, and immigration, and was salingly critical and insightful as they were hilarious." So this shows the man, what his relationship to the society and what he was trying to project about the society. Finally, Vincent Canby, in an essay on Chaplin on his satire, says, "And contrary to the traditional populist movie tropes, Charlie's tramp, perhaps the most iconic character in the history of cinema, never succeeds in getting himself out of poverty. His is always a story of rags to rags." Film critic Jonathan Rosenbaum asks, "Has there ever been an artist, not just in the history of cinema, but maybe in the history of art, who has had more to say and in such vivid detail
about what it remains to be poor. So his relationship is what he was trying to always portray, is probably why he was persecuted as considered to be his political belief. The true greatness of Chaplin cannot be described in mere words. His immortal films are the true testimony of his genius. Perhaps an example of this is this long-standing ovation for a full 12 minutes when he was awarded the Oscar for lifetime contribution, which is considered as one of the world records of standing ovation. So I will close at this point. Thank you all, and I would now request Dinkarji to continue and carry on this topic. Thank you very much. शुक्रिया मिस्टर स्वामीनाथन। अब दिनकर हमारे बीच में रहेंगे। आप लोगों को सभी लोगों को पता है दिनकर पिछले कई वर्षों से थिएटर के अलग अलग डायमेंशंस पर काम करते रहे। मैं उनके एक काम का बहुत चश्मदीद गवाह रहा हूँ जब उन्होंने अभिवाचन नाम की उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसमें भी दुनिया भर के बड़े लेखक हैं उन लोगों की कहानियों का पाठ कर रहे थे। वो मेरे ख्याल से नागपुर में थिएटर और लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट काम है। दिनकर हमारे मेंबर हैं और हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम अपने ही बीच के मेंबर्स लोगों को जब कभी फॉर्मल लेवल पर सुनते हैं। मैं दिनकर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी को नमस्कार। अपने पास समय की जो कमी है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो भी मुझे कहना है उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड रखने की कोशिश की है और मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं सिनेमोंटेज के सभी सदस्यों तथा शुभचिंतकों को 44वें स्थापना दिवस पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसी भी फिल्म सोसाइटी के लिए 43 साल का सफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इवेंटफुल होता है। मेरे लिए सिनेमोंटेज का करीबन हर स्क्रीनिंग किताब पढ़ने तथा संगीत सुनने की तरह ही सोल एनरिचिंग अनुभव रहा है, जिसके लिए मैं सिनेमोंटेज का आभारी हूँ। 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में चार्ली चैपलिन को याद किया जा रहा है। इस बात के लिए मुझे बेहद खुशी है। 16 अप्रैल चैपलिन का जन्मदिन है और जहाँ तक मुझे पता है इसी वजह से सिनेमोंटेज की स्थापना के लिए भी 16 अप्रैल को ही चुना गया था। जब जयशंकर का प्रस्ताव आया कि मैं इस कार्यक्रम में चैपलिन की फिल्मों के बारे में कुछ बोलूं, तब मुझे लगा कि आज 2022 में चैपलिन की फिल्में देखते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से जो महसूस होता है उसे आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने आज का विषय भी खुद ही चुना है। ये चैपलिन पर व्याख्यान या उनकी फिल्मों की समीक्षा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मैं जो महसूस करता हूँ उसे आपके सामने रखने की ये कोशिश है। जागतिक सिनेमा से संपर्क रखने वाले जब चैपलिन को याद करते हैं तो आश्चर्य नहीं होता। फेलिनी, ट्रूफॉन, बिली वाइल्डर, विक्टोरिया द सिका, रिचर्ड एटनबरो, अंद्रे तर्कोव्स्की, सभी ने चैपलिन को सर्वश्रेष्ठ फिल्मकार के रूप में याद किया है। बर्गमन द्वारा चुनी गई 10 श्रेष्ठ फिल्मों में चैपलिन की फिल्म द सर्कस तीसरे नंबर पर दिखाई देती है। सत्यजीत रे ने चैपलिन के बारे में कहा है कि if there is any name which can be said to symbolize cinema, it is Charlie Chaplin. I am sure Chaplin's name will survive even if the cinema ceases to exist
as a medium of artistic expression. Chaplin is truly immortal. तो जाहिर है चार्ली चैपलिन सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे भुलाकर सिनेमा के बारे में सोचा नहीं जा सकता। चैपलिन का सिनेमा से संबंध उस दौर में आया जब सिनेमा अपनी प्राथमिक अवस्था में था। आज की तरह टेक्नोलॉजी ने उस पर आक्रमण नहीं किया था। तब सिनेमा में संवाद नहीं थे, रंग नहीं थे, इसलिए सिनेमा बनाने वाले को अपनी बात कहने के लिए केवल कल्पना शक्ति और प्रतिभा का ही सहारा लेना होता था। और चैपलिन दृश्यों में बात करने की कला में माहिर थे। उनका फिल्मी सफर 1914 में मेकिंग अ लिविंग नाम की फिल्म से शुरू हुआ और उनकी आखिरी फिल्म अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग 1967 में रिलीज हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था ट्रैम्प का रूप, जो उन्होंने अपनी दूसरी ही फिल्म में खुद ही सोचा और धारण किया। इस रूप के बारे में चैपलिन बड़ी सादगी से लिखते हैं, I had no idea what makeup to put on. I did not like my get-up as press reporter. However, on the way to the wardrobe, I thought I would dress in baggy pants, big shoes, a cane, and a derby hat. I wanted everything a contradiction. The pants baggy, the coat tight, the hat small, and the shoes large. I was undecided whether to look old or young, but remembering Senate had expected me to be a much older man, I added a small moustache, which I reasoned would age without hiding my expression. उनका ये रूप 1914 में रिलीज हुई किड ऑटो रेसेस एट वेनिस में पहली बार देखा गया। इस रूप ने चैपलिन को पहचान दी, एक ऐसी पहचान कि चैपलिन को उनके द्वारा निर्मित इस किरदार से जुदा सोचना भी मुश्किल हो गया। शायद ये भी सिनेमा के इतिहास में एक अकेला ही उदाहरण होगा। उनकी दूसरी पहचान थी उनकी अभिनय शैली, जो पैंटोमाइम, गैग और स्लैपस्टिक के संयोग से बनी थी। चैपलिन ने स्लैपस्टिक की गति को कम की और हर दृश्य की विनोद निर्माण क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल किया। परंपरागत स्लैपस्टिक कॉमेडी से जुदा होकर चैपलिन की फिल्मों के विनोदी दृश्य, जो कुछ भी ट्रैम्प के साथ हो रहा है, उसके बारे में ट्रैम्प का नजरिया क्या है, इस बात पर केंद्रित होते थे। चैपलिन का ह्यूमर ट्रैम्प के पेड़ से टकरा जाने से नहीं, बल्कि ट्रैम्प द्वारा अपनी हैट उठाकर पेड़ की माफी मांगने से निर्माण होता था। इस तरह उस शैली के सारे गुण एक ट्रैम्प की जिंदगी से जुड़ गए। चैपलिन ने जो फॉर्मेट चुना था वो लीनियर, एपिसोडिक, सिंपल नैरेटिव हुआ करता था। चैपलिन की फिल्मों में क्लोजअप का इस्तेमाल बहुत कम होता था। चैपलिन ने ट्रैम्प को कभी भी लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश नहीं की। चैपलिन की फिल्मों में स्पॉन्टेनिटी का बहुत महत्व हुआ करता था। लिखित स्क्रिप्ट का उपयोग भी वे बहुत कम किया करते थे। निर्देशक के तौर पे चैपलिन हद के परफेक्शनिस्ट थे। उनकी फिल्म द किड के एक शॉट के 50 रीटेक्स लिए गए थे। चैपलिन अपनी फिल्मों का लेखन, निर्देशन, संगीत तथा फिल्म निर्माण के साथ जुड़े कई सारे पक्ष खुद ही संभालते थे। शायद इसलिए उनकी सिनेमैटिक लैंग्वेज इतनी इंटीग्रेटेड लगती है। उनके एक्सप्रेशन का सूत्र एक्शन फॉर इमोशन एंड इमोशन फॉर एक्शन इन शब्दों में बताया जा सकता है। चैपलिन अपनी ज्यादातर फिल्मों में एक मामूली इंसान और उसके परिवेश के बीच के संघर्ष को दर्शाते हुए इंसानियत के भावनात्मक पक्ष को इंसान के रेजिलियंस से जोड़कर हमेशा जिंदा रहना देते हैं। शायद इसीलिए चैपलिन की फिल्मों में मृत्यु दिखाई नहीं देती। चैपलिन के ट्रैम्प का रूप, उसकी पोशाक, उसका चलना
उसके मैनरिज्म्स, ये सब तो बाहरी सतहें थी। उस ट्रैम के द्वारा चैपलिन जो कहना चाहते थे उसे समझने के लिए ट्रैम की आंखों को समझना होगा। उसकी आंखें नित नए संकटों से घिरे रहने के बावजूद जिंदा रहने की दुर्दम्य इच्छा रखने वाले मनुष्य की आंखें होती थी। मेरा अपना चैपलिन का परिचय काफी देर से, सही मानों में टीवी के भारत में आ जाने के बाद हुआ। महाराष्ट्र में पहले मुंबई और बाद में नागपुर में टीवी का प्रसारण शुरू हुआ, तब चैपलिन की फिल्में दिखाई जाती थी। उसके बाद सीडी का दौर चला, उसमें भी चैपलिन की फिल्में उपलब्ध थी। बाद में इंटरनेट, और आज यूट्यूब और एंड्रॉयड फोन के माध्यम से उनकी अधिकतर फिल्मों को जब चाहे जितनी बार चाहे हम देख सकते हैं। इतनी सहूलियत के बावजूद आज 2022 में चैपलिन की फिल्में देखने का अर्थ क्या है? हम उनसे खुद को कितना जोड़ पाते हैं? क्या कुछ बदला हुआ है? मुझे लगता है यहाँ एक स्ट्रगल शुरू होता है। इंसानी तौर पर खुद की कमियां दिखने लगती हैं। चैपलिन तो उनकी जगह स्थिर है, हम बदल गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है कि चैपलिन का ट्रैम अब उस साधारण इंसान की नहीं, एक ब्रांड की याद दिलाता है। चैपलिन की फिल्मों के साथ पहले ये होता होगा कि एक फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने देखी, फिर कुछ अंतराल के बाद दूसरी फिल्म रिलीज हुई। ये बीच का जो स्पेसिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम एक साथ 3-4 फिल्में, खासकर कि उनकी फिल्म डॉग्स लाइफ के पहले की फिल्में देखते हैं तो काफी कुछ, खास तौर पर उनके गैग्स प्रेरित करने लगते हैं। लेकिन बारीकी से देखें तो महसूस होता है कि चैपलिन अपनी हर फिल्म में उनके तथ्य को अलग अलग संभावनाओं में अधिक सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते थे। आज सिनेमा देखने के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। सिनेमा जो मूलतः दर्शक समूह के लिए बनाया जाता है, उसे इस तरह व्यक्तिगत रूप से देखने में असर का फर्क होता है। किसी फिल्म को एक निश्चित जगह, निश्चित समय, समान वातावरण में देखने से वहां उपस्थित सभी दर्शकों के परसेप्शन का एक कॉमन डिनोमिनेटर बनता जाता है। ये बात चैपलिन की फिल्मों से संबंध जोड़ने के लिए आवश्यक है। आज जब हम अपनी सुविधा से प्राइवेटली फिल्म देखते हैं तो हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होते और हमारे साथ सिर्फ हमारा इंटेलेक्ट होता है, जो शायद इमोशन और इंफॉर्मेशन दोनों को एक ही तरह से एनालाइज करने का आदी हो गया है। चैपलिन अपनी रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी फिल्में इमोशन तथा इंस्टिंक्ट से उपजती थी। उनकी फिल्मों के असर में एम्पैथी के कई रूप महसूस किए जा सकते हैं, जो आज के वातावरण में लगभग गैरहाजिर है। आज परिस्थिति में भी कई बदलाव आए हैं। चैपलिन जिस दौर में फिल्में बनाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा 2 महायुद्धों की त्रासदी से ग्रस्त था। चैपलिन की फिल्मों में उस त्रासदी का एहसास बराबर होता रहता है। चैपलिन ने इंसान और परिवेश के संघर्ष को हमेशा अपनी फिल्मों के केंद्र में रखा और उसके बावजूद जिंदा रहने की प्रेरणा को अधोरेखित करते गए। इंसान और उसके परिवेश के बीच का वो संघर्ष आज भी मौजूद है। अब तो वो अधिक व्यापक और भयावह हो चुका है, लेकिन आज के दौर में खुद को बचाए रखने के लिए हम रेसिलियंस से ज्यादा पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं, संबंधों को इस्तेमाल कर लेते हैं। खुद को बचाए रखने का ये तरीका हमारे लिए एक बोझ बनता जाता है और शायद इसीलिए जिंदा रहने के समाधान से हम वंचित रह जाते हैं। आज पॉपुलर समझ ये है कि चैपलिन की फिल्में बच्चों के लिए होती थी और फनी होती थी।
इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। कॉमेडी की हमारी समझ बहुत ही सीमित रही है। यहाँ मुझे विख्यात लेखक उदय प्रकाश की अभिनय नाम की कहानी याद आती है। ये कहानी फकीर मोहन सेन नाम के एक एक्टर की कहानी है, जो 13 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए थे और दाहिने पैर के तलवे पर हुए मवाद भरे लाइलाज नासूर की वजह से ठीक से चल भी नहीं सकते थे। वे जानते थे कि अगर किसी को इस नासूर के बारे में पता चला तो उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए वे लगातार उसे छुपाते रहते थे। अपने चेहरे पर वे हमेशा यही भाव रखते कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और वे एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि जैसे ही वे अपना दाहिना पैर जमीन पर रखते और उनके शरीर का बोझ उस पर पड़ता, लगता कई लाख बिच्छुओं ने वहां डंक मार दिया। बहुत कठिन अभ्यास के बाद उन्होंने चेहरे को पहले निर्विकार और बाद में प्रसन्न रखना सीख लिया था, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिरकार रंगमंच पर मस्खरे का काम मिला। वे अपने चेहरे पर रंग पोत कर ढेर सारी सफेद काली लकीरें खींच लेते थे। उनके चेहरे की पेशियां जैसे ही किसी भाव को अभिव्यक्त करती, वे सारी लकीरें हिलती, उनका एक पैटर्न बनता और उनका चेहरा कैलिडोस्कोप की तरह दिखने लगता। दर्शक अवाक रह जाते और बाद में उनको हंसी आने लगती। और यही फकीर मोहन सेन की कामयाबी सिद्ध होती। उन्होंने रंगमंच पर कभी कोई महत्वपूर्ण किरदार नहीं निभाया, कोई महत्वपूर्ण संवाद नहीं बोला। वे नाटक के बीच में मंच के दाहिने कोने से निकलकर 1-2 बार मंच का चक्कर लगाते थे, अपना चेहरा कई कोणों से दर्शकों को दिखाते थे और निकल जाते थे। जैसे ही वे चलना शुरू करते, दर्शकों की हंसी और तालियां गूंजने लगती। बहुत सारे दर्शक नाटक नहीं, फकीर मोहन सेन का अभिनय देखने आते थे। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में उनका अभिनय कलात्मकता और लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंच गया था। मुझे नहीं लगता इस पर किसी भाष्य की आवश्यकता है। चैपलिन उनके कॉन्टेम्पररीज से अलग क्यों लगते हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश भी करके देखनी चाहिए। उनके समकालीनों में बस्टर कीटन और लॉरेल हार्डी, ये तो नाम बहुत परिचित नाम है। उनकी फिल्मों को देखने से इस अंतर का पता चलता है। साइलेंट इरा की फिल्में देखिए। बस्टर कीटन और लॉरेल हार्डी की फिल्में भी स्लैपस्टिक कॉमेडी ही होती थी और एक के बाद एक कॉमिक सिचुएशंस में प्रोटैगनिस्ट फंसते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर दर्शक हंस भी लेते हैं। लेकिन उनकी फिल्मों का बाद में कोई परिणाम नहीं बचता। यहां चैपलिन उनसे अलग हो जाते हैं। डॉग्स लाइफ जैसी फिल्म जो आज दिखाई जाने वाली है, चैपलिन के दृष्टिकोण और उनकी फिल्मों में हमेशा मौजूद ह्यूमन टच को बखूबी उजागर करती है, जिसको हम शायद भूलने लगे। चैपलिन का ह्यूमर किस तरह से उपजता है, इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद चर्च में मास चल रहा है। एक व्यक्ति देर से आकर बैठने की जगह खोजता है और जगह दिखते ही बैठ जाता है। बैठने पर महसूस करता है कि वो बगल में बैठे व्यक्ति की हैट पर बैठा है। पता चलते ही वो हैट लौटाता है और केवल एक्सप्रेशन से क्षमा याचना करने लगता है। अब कुछ क्षणों के लिए अजीब स्थिति पैदा होती है। जिसकी हैट है वो नाराज होकर देखता रहता है और जो हैट पर बैठने का गुनहगार है वो क्षमा मांगता रहता है। फ्यूनरल मास के गंभीर वातावरण में घटने वाली इस छोटी सी घटना की कल्पना कीजिए। अपने आप दोनों में सच्ची है, लेकिन आपस में जुड़ जाने से कॉमिक सिचुएशन तैयार हो जाती है। और एक बात जो चैपलिन की फिल्में देखते हुए महसूस होती है वो है अभिव्यक्ति की सादगी, सिंप्लिसिटी।
जिस पर अब हमारा विश्वास ही नहीं रहा, खासकर कला के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं। हम जरूरत से ज्यादा एनालिटिकल हो गए हैं। सादगी से, साफ उजली भाषा में कोई अनुभव व्यक्त किया जा सकता है, इस पर हमारा विश्वास ही नहीं रहा। जिस कलाकृति का डिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, जिस कलाकृति को जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, पर्यावरण और इस तरह के कई शास्त्र, उन शास्त्रों से 1 के 10 के स्केल पर नहीं नापा जा सकता, उसे कलाकृति का दर्जा देने को हम तैयार ही नहीं है। जबकि ये सारे शास्त्र अर्जित हैं और हमारी प्रेरणा नैसर्गिक है। चैपलिन की फिल्मों में 1940 में बनी द ग्रेट डिक्टेटर सबसे चर्चित और जानी मानी फिल्म है, जो उनकी पहली टॉकी फिल्म थी। उस फिल्म में हिटलर को व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो हिटलर के तौर तरीकों पर कड़ा भाष्य करती है। इसके साथ ही इस फिल्म के द्वारा चैपलिन फिल्मों के साथ जुड़ गए नए घटक शब्द को बहुत प्रभावी तरह इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। फिल्म के अंत में डिक्टेटर का एक भाषण है। चैपलिन का टाइम डिक्टेटर की जगह पहुंचकर एक ऐसा भाषण देता है जो साधारण आदमी की जीवन धारणाओं को, अपेक्षाओं को सादे, साफ और जेन्युइन शब्दों में व्यक्त करता है। इस भाषण में जिन अपेक्षाओं का जिक्र किया गया है, उन्हीं में से कुछ का विस्तार उनकी बाद की फिल्मों में नजर आता है। इस भाषण में क्रीड, लालसा के बारे में कहा गया है। लालसा की वजह से मनुष्य की आत्मा विषाक्त हो गई है। उसी ने दुनिया को कटी तारों से बांट दिया है और हमें अभाव और रक्तपात के दौर में धकेल दिया है। हमने गति को खोज लिया है, लेकिन खुद को बंद कर लिया है। यंत्रों ने उत्पादन बेशुमार बढ़ा दिया है, लेकिन हमें अतृप्त कर दिया है। हमारे ज्ञान ने हमें निराशावादी और हमारी होशियारी ने हमें सख्त और दयाहीन बना दिया है। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत कम महसूस करते हैं। 1940 में बनी इस फिल्म में दर्शाई गई खामियों से आज भी हम और हमारा परिवेश ग्रस्त है। हम उनसे उभरने की कोशिश करने की जगह उन खामियों को कंसेप्चुअलाइज करने और उनका सामाजिक तथा राजकीय उपयोग करने में व्यस्त हैं। आज 2022 में इस महान फिल्मकार के फिल्मों से खुद को जोड़ने की कोशिश एक अस्वस्थ करने वाला अनुभव है। इस अस्वस्थता को हम बड़े बौद्धिक ढंग से डिस्कनेक्ट कह सकते हैं और नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उसे इतनी आसानी से टाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी श्रेष्ठ विचार या कलाकृति की तरह चैपलिन की फिल्में सीधे हमारी आत्मा से बात करती है और आत्मा को बौद्धिक कारीगरी से बहलाया नहीं जा सकता। आप सबका धन्यवाद। हमारे जो मुख्य अतिथि मिस्टर रावल, आप अपनी बात कहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ, क्योंकि बहुत कम समय में हमने उनसे कहा और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हम खुद इस कार्यक्रम को बहुत ठीक ढंग से कंसीव नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास में, हमने भी जब इसके बारे में सोचा तब हमारे पास में भी वक्त की बहुत कमी थी। अभी आप लोगों को सुनते हुए ज़रूर ये लग रहा है कि ऐसे कई डायमेंशन से, कई ऐसे लेयर से जिनके ऊपर बात होनी चाहिए थी। मिस्टर रावल के बारे में इतना कह दूँ कि मेरे मित्रों से मैंने जाना है और मेरे जिन मित्रों ने उनके बारे में कहा है, उनकी बुद्धि पर मेरा बहुत ही गहरा विश्वास है। उनके हिसाब से वे हमारे शहर के बहुत ही ब्यूटीफुल माइंड हैं और बहुत ही कल्टिवेटेड व्यक्ति हैं, और उनका बहुत अलग अलग दिशाओं में, बहुत अलग अलग इलाकों में एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रहा है।
मैं उनसे अब निवेदन करूँगा कि वे अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे शब्द कहने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। मंच पर विराजमान मिस्टर स्वामीनाथन जी, मिस्टर बेरिकर जी, मेरे मित्र असित जी, मिश्रा जी और सभी मेरे मित्र, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई ये 44वें स्थापना दिवस के मौके पर। आपने जो कहा कि परंपरा और आधुनिकता का एक समन्वय की जो आवश्यकता होती है, आप लोगों ने इस परिवर्तन के दौर पर परंपरा को कायम रखते हुए और मॉडर्निटी के साथ ढलने की जो प्रक्रिया है उसे जारी रखा है। आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि 100 साल जिए, 100 साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से बढ़ती रहे, अच्छा काम करते रहे, ये कामना है। बहुत अच्छे तरीके से दोनों स्पीकर्स ने चार्ली चैपलिन के बारे में जिक्र किया। मैं भी कुछ उनके कुछ पहलुओं पर जो मैं अपने परसेप्शन से देखता हूँ कुछ कहना चाहूँगा। मैं फिल्म से ज़्यादा साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं 8 भाषाएं बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और अलग अलग 8 भाषाओं का ज्ञान इसलिए लेता हूँ कि ताकि मैं उस भाषा के साहित्य के करीब से उसे देख सकूँ, उसे उसकी अपनी भाषा में पढ़ सकूँ, समझ सकूँ। और जो इस समय में जो कहा, मैंने अभी कुछ समय पहले हिंदी में MA का एग्जाम पास किया और उसके बाद मैं इस समय स्पेनिश कर रहा हूँ। तो ये जैसे ही मैंने सिने मोन्टाज ये वर्ड देखा यहाँ पे, तो मेरी जो स्पेनिश की नॉलेज है, अगर आपको में से किसी को स्पेनिश आती है या इटालियन आती है या पोर्चुगीज आती है, तो यो मोन्टारो उन बिसिक्लेटा या यो मोन्टारो उन काबेया, ये हम कहते हैं। तो मोन्टार ये जो वर्ड होता है, ये शब्द सबसे पहले जैसे ही आपका इन्विटेशन आया तो मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं इस शब्द को ही पढ़ रहा था उस वक्त। तो ये टू माउंट अ बाइसिकल और टू माउंट अ हॉर्स वहां से डिराइव होता है और उसके बाद में उसका अर्थ बदल गया। बाद में धीरे धीरे उसका अर्थ जुड़ना और इस तरीके से अलग होते गया। लेकिन एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग दिस कम्स फ्रॉम दैट वर्ड। तो ऐसा ही संयोग से ही कहिए, कोइंसिडेंस कहिए कि जब मैं उसके बारे में अध्ययन कर रहा था उस समय आपका इन्विटेशन आता है और मोन्टाज वो दिखाई देता है और मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ। तो और दूसरी एक और कहानी ऐसी होती है कि मुझे मैं बुक क्लब से एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पर मुझे इन्विटेशन मिला कि चार्ली चैपलिन के बर्थडे पर 16 तारीख को आप माय ऑटोबायोग्राफी बाय चार्ली चैपलिन उसको आप रिव्यू करें। तो कल मैं उस किताब को रिव्यू कर रहा था, आज मैं तो इस तरीके से कभी कभी जैसे कहते हैं कायनात सारी इस तरीके से सितारे आपके सामने रख देते हैं कि आप उस संयोग को देख के हैरान रह जाते हैं। यही मेरे साथ हो रहा है। चार्ली चैपलिन के कुछ पहलू के बारे में बात करूंगा और मैं शुरुआत होने से पहले असित भाई से एक बात कर रहा था कि अगर वक्त रहेगा तो आज के बदलते फिल्म से रिलेटेड आपने बहुत अच्छी, बेड़ेकर साहब ने आपने बहुत अच्छी बात की उसके बारे में कि हमारा एंटरटेनमेंट का जो डिलीवरी का तरीका है या कंजम्पशन का तरीका है वो किस तरीके से बदलते दौर में बदल रहा है। तो मैं वक्त रहेगा तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। बहुत सारी बातें चार्ली चैपलिन के बारे में की गई। मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी दूसरी बार मैंने पढ़ी क्योंकि मुझे बुक को भी रिव्यू करना था, यहाँ भी बात करनी थी। और जितनी बार उन्हें पढ़ता हूँ उतनी बार कुछ अलग नजर आता है मुझे। जितनी बार उनकी फिल्मों को देखते हैं कुछ अलग नजर आता है। तो मैं ये देखता हूँ कि चार्ली चैपलिन एक लिविंग कैरेक्टर थे। लिविंग इन द सेंस के उन्होंने उनकी ग्रोथ नजर आती है। आप उनको अगर क्रोनोलॉजिकली उनकी मूवीज को देखेंगे, आप जब वो शुरुआत होती है सेकंड मूवी में, जैसे आप लोगों ने बताया कि ट्रैम्प का कैरेक्टर उनके पास में आ गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि द मोमेंट आई वोर द क्लोथ्स ऑफ द ट्रैम्प आई वाज अ डिफरेंट मैन ऑलटुगेदर। सो वो उनको आप ये अनुभव हम सभी ने किया है। आपने कई बार आपके परिवेश, आपके पोशाक से आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। जब आर्मी मैन जब फौजी की कपड़े पहन लेता है, जो फौज की ड्रेस पहनता है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। और जब वो सादे कपड़े में होता है उसकी पर्सनालिटी में फर्क आ जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम में से जो लोग प्रोफेशनल ड्रेसेस पहनते हैं, तो प्रोफेशनल ड्रेस पहनने के बाद में आपको एक औपचारिकता और आप में वो संजीदगी आ जाती है उस पेशे के सिलसिले में। तो दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस। और यही वो कहते हैं कि जब मैं अपनी उस ड्रेस में जो कि
जैसे आपने कहा कि सेकंड मूवी में उन्होंने अपनी उस ड्रेस को सिलेक्ट किया, बहुत ही रैंडम था सिलेक्शन। आज हमें लगता है कि ट्रैम्प का कैरेक्टर 30 साल तक जिंदा रहा, और आपने जैसे कहा क्लासिक जिंदा रहती है सारी जिंदगी, वो क्लासिक सारी जिंदगी जिंदा रही उस कैरेक्टर की वजह से, उस परिवेश की वजह से, उस वेशभूषा की वजह से, उस पोशाक की वजह से, जो शायद एक एक्ट ऑफ रैंडमनेस था। उन्होंने ये सेलेक्ट करके पहन लिया, क्योंकि दूसरी मूवी में उन्हें जो काम मिला था वो एक फिलर का रोल था। छोटे छोटे कॉमेडी के सीन्स कर रहे थे, जिसके लिए एक शायद ट्रिवियल रोल, शायद फिलर एंटरटेनमेंट करने का रोल दे दिया गया था, जिसके लिए उन्हें कहा गया था कि ये पोशाक अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। और वो ऐसा जादू चला उसका कि आज भी चार्ली चैपलिन का नाम आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जिसने सिनेमा ना भी देखा हो वो जानता है उसके बारे में। शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा दूसरा कोई कैरेक्टर होगा जिसके बारे में, जिसने कभी, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जिन्होंने चार्ली चैपलिन की फिल्म नहीं देखी है, लेकिन चार्ली चैपलिन को जानते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसी। देयर वाज अ रिसर्च समटाइम्स बैक अबाउट प्लेसेस वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी आप चार्ली चैपलिन के बारे में बात करते हैं, लोग जानते हैं और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट से आ जाती है। सो दिस इज और बहुत सारे कोट्स आप दोनों ने किए थे। आई रिमेंबर कोट बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ व्हेन ही सेड दैट यू नो इफ देयर इज वन जीनियस दैट फिल्म इंडस्ट्री हैज गिवन टू अस, इट इज चार्ली चैपलिन। सो एक जीनियस थे, एक लेजेंड है, और उसकी यदि हम उसकी द मेकिंग ऑफ दैट लेजेंड अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आता है कि द मेजर सोर्स ऑफ his wit, his humor, his character, his competence, his personality was deprivation. इतनी गरीबी देखी है उस आदमी ने, उनका बचपन इतना गरीबी में था, पिता छोड़ के चले गए, abandoned the child, माँ पागल हो गई थी, पहले गरीबी में आ गई, उसके बाद में आवाज खो दी, she was a singer, she lost her voice, उसके बाद में गरीब हो गई, उसके बाद में उन्हें पागल खाने में भर्ती करना पड़ा, इन्हें वर्क हाउस में रहना पड़ा, जहां पर जो गरीबों के बच्चे, अनाथों के बच्चे जहां रहते हैं, कोई पढ़ाई नहीं, बेसिक एजुकेशन नहीं। उसके बावजूद तो उसका बेसिक रीजन व्हाई सो मच ह्यूमर एंड सो मच ऑफ कॉमेडी कुड एमर्ज आउट ऑफ दिस पर्सन एंड सो मच ऑफ कॉम्पिटेंस कुड कम आउट ऑफ इट वाज हिज deprivation. Throughout his life, the common thread that it runs, even if he became the richest star in Hollywood, even if he became the highest paid star in Bollywood, deprivation was constantly the theme back of his mind always. वो जो उसने देखा था, जो उसने महसूस किया था खुद, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। जैसे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की हम बात करते हैं, या ग्रीक ट्रेजेडी की बात करते हैं, या इवन हिंदुस्तानी साहित्य की बात करें, हम पृथ्वीराज रासो की बात करें, इन सभी ट्रेजेडीज में आपको पैथोस नजर आते हैं। सो आपने बहुत अच्छी बात की थी कि स्लैपस्टिक वाली बात या माइंड वाली बात या कॉमेडी, वो अलग बाकी लोगों से इसलिए अलग थे कि उनकी कॉमेडी के पीछे उनके दिल में दर्द छुपा हुआ था, वो दर्द बाहर आ रहा था। जब वो 5 साल का था, एक छोटा सा इंसिडेंट में सामने रखना चाहता हूं, जब 5 साल के थे और उनकी मदर स्टेज पे गा रही थी, उनको इनवाइट किया गया कि आप भी आके गा लीजिए। उसने अपनी, ही वाज अ गुड इमिटेटर राइट फ्रॉम बिगिनिंग, उसने अपने माँ की इमिटेशन मिमिक्री की, और स्टेज पर लोगों ने आके पैसे देने शुरू कर दिए बहुत सारे उसको। तभी कोई ऑर्गेनाइजर्स में से आदमी आया, क्योंकि स्टेज पे पैसे बिखरे हुए, तो उठा के जमा करना शुरू किया उसने। तो ये डर गया कि ये पैसे तो मेरे हाथ से जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजर लेके जा रहा है, मेरा है या उसको से मालूम नहीं है। वो गाते गाते इमिटेट करते करते रुक गया, वो पैसे उठा के उन्होंने रुमाल में जिस तरीके से भी जमा किया, हैट में जमा किया होगा, उसके बाद उसने ले जाके उसकी माँ के हाथ में दिया। तब तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इनसिक्योरिटी, कितना डिप्रीवेशन, कितना दर्द और दिल में था। और ये थ्रू आउट हिज लाइफ ही केप्ट ऑन ग्रोइंग इनटू into a different kind of personality, political thoughts उनके परिपक्व होते चले गए, उसका एक्सप्रेशन होते गया, बाद में तो इतना वर्बोस हो गया उसका एक्सप्रेशन कि उन्हें देश निकाला कर दिया गया। तो ये होते रहा, लेकिन डिप्रेशन नहीं गया, तो दिमाग में से वो बात जो थी फीलिंग। और जैसे मैं ये पैथोस की बात कर रहा था और ये क्लासिकल ट्रेजेडीज की बात कर रहा था, तो त्रासदी में हम अक्सर कहते हैं कि करुणा रस जो है वो हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। यही उनके साथ हुआ। आई मीन जैसे हम कहते हैं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम हो जिसको छुपा रहे हो, ठीक ऐसे ही हाल था उनका। गम था उनकी। अगर आप पर्सनल लाइफ देखिए तो पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेजेडी एंड कंट्रोवर्सीज एज हैज बीन स्पोकन अबाउट बाय दिस टू एमिनेंट स्पीकर्स। थ्रू आउट हिज लाइफ वो उनकी जिंदगी तो परेशानियों से भरी थी,
मेजर मैरिज डिबैकल एंड डिजास्टर्स हो रहे थे, शादियों की परेशानी, पर्सनल लाइफ की परेशानी, सीरीज ऑफ डिवोर्सेस, 3 और 4 डिवोर्सेस, सीरीज ऑफ इलिजिटिमेट रिलेशनशिप्स ट्रबलिंग हिज पर्सनल लाइफ, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हमें उनके परफॉर्मेंस में नहीं नजर आता। तो उनकी कॉमेडी एक प्रोफेशनल लेवल पर उन्होंने एक्वायर किया था, और उनका कहना था कि मैं इतना गम देख चुका हूं, मैं गम में ही पैदा हुआ। आई थिंक ही कोटेड समथिंग लाइक दैट इन हिज बुक व्हेन ही सेड दैट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेजेडी, तो मुझे तो कुछ दर्द होता ही नहीं कहीं पे। सो इतना दर्द है, सो व्हिच एक्चुअली मींस टू से दैट थ्रू आदि हो चुके थे गम के, इतना गम था उनके दिल में और इतनी परेशानी थी। मैं जो बात कर रहा था कि उनके कैरेक्टर को मैंने बढ़ते हुए देखा है, तो जैसे वो टॉकिंग मूवीज की बात की गई, जब टॉकिंग मूवीज आई तो ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। ही सेड ये जो मेरा फॉर्मेट है, क्योंकि वो जानते थे कि हास्य और व्यंग्य की भाषा है और जो बॉडी लैंग्वेज की भाषा है, वो जिस तरीके से पूरे विश्व में उसको आप व्यक्त कर सकते हैं, उस तरीके से आप बोलचाल की भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। written spoken language have got their own limitations. The body language and the language of emotions, the language of that you want to convey through your body and your eyes, उनमें कोई रोक टोक नहीं है, उसको आपको कन्वे करने के लिए आप पूरी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। So he was a preacher of that universal language। वो चाहते नहीं थे कि इसमें से बाहर निकलो और संकुचित कर लो अपने दायरे को, और वो भाषा को, जब उनकी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ, he was keeping it to the minimum। 1 या 2 डायलॉग देखे आप लोगों ने, 1 or 2 डायलॉग, 1-2 डायलॉग हुआ करते थे, उसके बाद में रिटन टेक्स्ट हुआ करता था कई बार। म्यूजिक जब उसमें, चूंकि जब म्यूजिक फिल्म में म्यूजिक की पॉसिबिलिटी हो गई, so he started writing and he started composing his own music। So जो he was not a qualified musician to compose, to write the notations, लेकिन वो कंपोज करते थे और दूसरे की मदद लेते थे। पैसे की कमी नहीं थी उस वक्त में। डिप्रीवेशन और जैसे रैक्स वाली बात थी, डिप्रीवेशन तो था, पैसे की भी कमी नहीं थी, दोनों एक साथ था। वो फीलिंग कि मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन एट द सेम टाइम द रिचेस्ट स्टार, कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है साथ साथ में। पैसा इतना था कि उन्होंने कभी जिंदगी में लोन नहीं लिया अपनी फिल्म के लिए। आजकल जो फिल्म का मॉडल है, हम अवॉर्ड टॉकीज की बात कर, मूवीज की बात कर रहे हैं हम लोग। दिस वाज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ एन अवॉर्ड काइंड ऑफ मूवी, क्योंकि इसमें सब कुछ उन्होंने खुद करना है, पैसा भी अपना लगाया। सो ही हैड फुल स्किन इन द गेम। आज जैसे हम कहते हैं कि आज का प्रोड्यूसर, फिनेंसर अलग होता है, वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, ये वो सब दुनिया भर की कहानियां आ जाती हैं, और उसके बाद में पैसा किसी और का है, प्रोड्यूस कोई और कर रहा है, एक्टिंग कोई और कर रहा है। He was not that kind. He wanted to have full skin in the game। सब कुछ, पैसा भी अपना, डायरेक्शन भी अपना, जब when he took over as a director। उसके अलावा म्यूजिक भी खुद की, की रोल भी खुद का। He tried to move to side roles, did not succeed, क्योंकि लोगों की आदत थी कि ट्रैम्प को उसी तरीके से देखना है। So मेन रोल भी उनका। So he would, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत गहराई से अपना काम कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि स्क्रिप्ट लिखते नहीं थे अक्सर। सो स्क्रिप्ट नहीं लिखना है, इसका मतलब है बहुत सारी रील वेस्ट होनी है। उस समय की फिल्म एक्सपेंसिव हुआ करती थी, रील वेस्ट हो रही है, ट्रायल चल रहा है, शायद उनके दिमाग में कोई कहानी डेवलप हो रही है जो ट्रायल करते करते बन रही है, जो सामने आ रही है। कई बार वो कहते थे कि मेरे पास में स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट शायद उनके दिमाग या दिल में है, वो धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है। शायद ड्यूरिंग टेक्स एंड रीटेक्स वो बदल जाती थी थोड़ी सी, और बदलते बदलते अच्छी हो जाती थी। तो चूंकि सब चीज का समन्वय था, चूंकि दिल की बात दिल से हो रही थी, चूंकि डिप्रीवेशन था, क्योंकि जो अभिव्यक्ति थी भावना की हास्य के रूप में, उसके पीछे करुणा छुपी हुई थी, इन सब का समन्वय होते हुए जो फिल्म बनती थी, वो दूसरा कोई और शायद फिर आज के अब तक के इतिहास में तो नहीं बना पाया। सो ये दिस वाज द क्रेडिट टू दिस पर्सन। इन्वॉल्व हो जाते थे पूरे। आपने कहा 50 रीटेक्स, आई एक्चुअली रेड somewhere that there was one particular shot where he had to take 375 retakes। एक ऐसा शॉट था, किस फिल्म में मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें जूते का सोल उन्होंने खाया था। तो वो जूते के सोल को यार मेरे के 20 या 25 बार रीटेक करने हुए थे उसमें। तो जो लेके उसके ऊपर जो मटेरियल लगा होता था, उससे वो और उनके को-स्टार थे, वो बीमार हो गए थे, क्योंकि 25 बार उन्होंने जूते का सोल उखाड़ा और खाया उस शॉट के लिए। आज के समान का जो हमारा इल्यूजन वाला वर्ड है, ऐसा वर्ड नहीं था, एक्चुअली होती थी चीजें उस वक्त में। तो वो सोल उखाड़ कर खाते रहे, लेकिन जब तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब तक वो सीन चलते रहा, वो रीटेक और रीटेक चलते रहा। सो इंसिस्टेंस ऑन क्वालिटी
insistence on perfectionism in whatever he was doing was his creed. और उसी एंगल से जब मैं उनकी किताब को पढ़ता हूँ, जब मैं माय ऑटोबायोग्राफी बाय चार्ल्स चैपलिन पढ़ता हूँ, मैंने कुछ वर्ड्स देखे. आई मीन ही वाज एन अनएजुकेटेड मैन. वो कहते थे कि मैं मैथमेटिक्स जो है, गणित का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चों को ताकि वो सुपरमार्केट में जब चीजें खरीदे तो कोई उसको धोखा ना दे दे, टोटल ठीक से कर सके. उसके सिवा और कोई इस्तेमाल इसका नहीं है. दिस इज हाउ आई मीन ही डेवलप्ड हिज फिलॉसफी इन लाइफ, क्योंकि उनके पास में पढ़ाई का माध्यम ही नहीं था. माँ पढ़ाना चाहती थी, पढ़ नहीं पाए किसी तरीके से. तो जब मैं उनकी किताब को पढ़ रहा था तो उसमें इस किस्म के सेंटेंसेस यूज किए हैं. आई वॉज नॉट फ्रैंटिकली एब्यूलिएंट अबाउट हिज prognostications. So मैं कहा ये तो घोस्ट राइटर का कहानी है. ये this cannot be the work of somebody who does not is not educated in a school. थोड़ी और गहराई से जाने के बाद मुझे पता लगा कि उनको lack of education was something that was always, जैसे deprivation था वैसी lack of education was another deprivation that was always pinching his mind. तो उनके मौत के बाद स्विट्जरलैंड में जब उनके घर के आर्काइव बनाया गया तो उसमें लाइब्रेरी में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वर्ब्स की किताबें, हाउ टू यूज द वर्ड्स एंड वर्ब्स बेसिकली, उसके ऊपर में बहुत सारी किताबें थी. जो किताब उस दौरान खरीदी गई थी, उस पीरियड की थी जिस पीरियड में ऑटोबायोग्राफी 1964 आई थिंक वाज द टाइम व्हेन ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी. उस पीरियड में लिखी गई थी. उसमें जो वर्ब्स दिख रहे थे वो वर्ब्स का इस्तेमाल इनके सेंटेंसेस में नजर आता है. सो इट वाज नॉट अ घोस्ट वर्क. आई मीन somebody who would produce the film himself, direct it himself, put his money into it, do all the sequencing himself, music भी खुद देंगे, acting भी खुद करेंगे. उस आदमी को आप उससे ये नहीं सोच सकते कि वो घोस्ट राइटर को बुलाएगा और बुला के करवा देगा. उस समय सेलिब्रिटीज ऐसे ही किया करते थे, but he was doing it himself and was aware of the fact कि मेरे लैक्यूने हैं, मेरे limitations हैं, and he was trying to update himself every day. The kind of language that is used in this book is a work of literature. मैं आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको it's a wonderful book to read as a work of literature and as a reflection to understand this personality. So I admire him for all these kind of things. और कुछ चीजें मैं देखता हूँ उनके जो काम करने के तरीके से, जिससे मैं बहुत हैरान भी होता हूँ और बहुत इम्प्रेस भी होता हूँ. एक तो उनकी सीक्रेट सॉस यही थी कि उनकी स्क्रिप्ट उनके दिल में थी, बाहर नहीं थी. तो किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है. लोग इंसिस्ट करते थे कि मैं उनके स्टूडियो में जाकर उनके काम को देखूं. वो कहते थे कि the magic would be lost if it is revealed to the world. The magic could not have been revealed to the world in the real sense of the term, because magic was inside him, उनके दिल में था, और उसी को वो ट्रांसलेट कर रहे थे रियलिटी में. Unlike other comedy actors who were reading a script and trying to redo what was written in the script, ये तो ऐसा नहीं था. यहाँ पर तो था कि दिल में कहानी बन चुकी थी, उस कहानी को सामने ला रहे थे. ट्रैम्प के कैरेक्टर की बात की गई. ट्रैम्प वाज सबसे इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि he could every common man could relate to him. एक अक्खड़ सा, फक्कड़ सा, जिसको हम कहेंगे कि वैगाबॉन्ड किस्म का व्यक्ति है, जो कि झक्की नागपुर की भाषा में जिसे कहते हैं, उस किस्म का व्यक्ति है. वो जब कुछ कारनामे करता है और उसमें रेजिलियंस होता है, वो हमेशा मार खाता है, परेशान होता है, लेकिन उसमें रेजिलियंस है, वो वापस आता है. वो कोई सुपर हीरो नहीं है, जैसा आपने कहा, सुपर हीरो नहीं बनता, लेकिन उसमें क्षमता है कि गिर जाने के बाद उठ के खड़े हो जाने की और उसके बाद मुस्कुरा देने की. तो ये हर व्यक्ति इससे रिलेट कर सकता है. ये करते करते अच्छा, जब लोग बात करते हैं कई बार कि कम्युनिज्म के तरफ उनका झुकाव कैसे हो गया, या he was branded a communist and that was the reason why he was thrown out of America. तो मैं जब उस पीरियड के लिटरेचर को पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान के लिटरेचर को भी देख लीजिए, यूरोप के लिटरेचर को भी देख लीजिए, अमेरिका के लिटरेचर को या ब्रिटेन के लिटरेचर को देख लीजिए. सो उस वक्त, उस दौर का जो बुद्धिजीवी था, वह बहुत लेफ्टिस्ट फिलोसफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. सो आप उस पीरियड के, उस दौर की कल्पना कीजिए जिस पीरियड में इंटेलेक्चुअल्स वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट एज अ पेनिशियर टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और जो हमारी बीच में जो अमीर और गरीब की दीवार बढ़ रही थी, गैप बढ़ रही थी, उसको मिटाने का जरिया कुछ उनको लग रहा था कि यहाँ से मिल सकता है. सेम लिटरेचर में जो रिफ्लेक्शन, जिस दौर पर वो रिफ्लेक्शन वहां दिखाई देता है, पोस्ट प्रेमचंद इन इंडिया, प्रेमचंद की आखिरी कहानी कफन के बाद से वो दौर शुरू होता है हमारे देश में. तो यही लिटरेचर वहां पर आप मिडिल मार्च में देखिए, या रिटर्न लाइक वेटिंग फॉर गॉडॉट में देखिए. तो ये उस समय
का जो सामयिक लिटरेचर था, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर था, उसका रिफ्लेक्शन आप हर उनकी बदलती फिल्मों में देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लिविंग कैरेक्टर है, साथ साथ में उनकी फिल्मों में रिफ्लेक्शन आ रहा है। He may not have been a man of literature, but he was up to date with what the thought process that was happening in the world around him. Great Dictator, तो मैं आपने उसका जिक्र किया, मैं तो जितनी तारीफ करूंगा उस मूवी की, क्योंकि एक क्रूर से डिक्टेटर को आपने कॉमेडी के प्लेटफॉर्म पर खड़े कर देना, तो सोच भी नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक तरीके से खौफनाक था वो कल्पना कि जो एंड ही वाज अ ज्यू, दिस चार्ली चैपलिन वाज अ ज्यू, वाज ऑफ जूइश ओरिजिन। तो ऐसे खूंखार और क्रूर से शासक को आप कॉमेडी के प्लेटफॉर्म पर ले आना, ये कल्पना के बाहर था, लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज हम जब हिटलर के बारे में सोचते हैं तो हमें चार्ली चैपलिन का वो चेहरा नजर आता है, हमें हिटलर का चेहरा नजर नहीं आता। इट इज ऑल थैंक्स टू व्हाट चार्ली चैपलिन डिड टू द इमेज ऑफ हिटलर, और वो उन्होंने बखूबी किया। आपने जो आखिरी स्पीच की बात की, वो स्पीच में जिन्होंने सुना नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार उसको सर्च इट ऑन यूट्यूब एंड लिसन टू दैट स्पीच। इट्स अ वंडरफुल piece, so relevant even today, आज भी relevant है। तो he was growing in his character as he was progressing further। जो 1947 मूवी जिसकी वजह से उनका देश निकाला हुआ था, what was that, Monsieur तो वो मूवी तक आते आते वो बहुत वोकल हो चुके थे, वो अपने पॉलिटिकल व्यूज। अब बात ये आती है कि वो एक चेंज कैसा है कि कॉमेडियन है और इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज रख रहा है। उसका रीजन ये है कि ही was completely financially independent, उन्हें डर नहीं था किसी का, पैसा भी मेरा है, रिसोर्सेज भी मेरे हैं, मूवी भी मेरी है, प्रोड्यूसर भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, मैं जो बोलूंगा चलेगा। So he had all the privilege of speaking his word, his his thought process, और उस वजह से उनको परेशानी भी हुई, निकल गए, यूएस से भगा दिया गया। जो आदमी 30 साल तक यूएस में विदाउट ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप बिजनेस वीजा पर रहता है, उसे लगता था, उसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी कि ये देश से कभी ना कभी मुझे निकाल दिया जाएगा शायद, इसलिए वो सिटीजनशिप में इंटरेस्टेड भी नहीं थे। और निकल जाने के बाद में भी वो स्विट्जरलैंड चले गए और अपनी वाइफ को उन्होंने भेजा जाकर प्रॉपर्टीज को वाइंड अप करिए, वहां पर आ जाइए। सो बैक ऑफ हिज माइंड ही ऑलवेज हैड दैट थॉट कि मैं जिस दिन अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा उस दिन बदनाम हो जाऊंगा। बदनाम हुए भी, परेशान हुए भी, लेकिन बाद में बहुत वक्त के बाद यूएस ने शायद उनको as a measure to patch up things and clear the things, शायद उनको recognition दिया, but it was too late। 30 साल की गैप के बाद में देने से कोई मतलब भी नहीं निकलता था। So anyway, this was the life of the legendary person जो शायद दूसरा पैदा नहीं हुआ, शायद दूसरा पैदा नहीं होगा, आज भी रेलेवेंट है, उतने ही रेलेवेंट है जितने उस समय वक्त थे। आपने कहा जैसे बच्चे को हम सोचते हैं कि बच्चों की फिल्म है, ऐसे बहुत लोग सोच लेते हैं, लेकिन उसके पीछे, उस करुणा के पीछे, उस हास्य के पीछे जो करुणा छुपी हुई है, उसके पीछे जो मैसेजेस हैं, वो and that makes it relevant, the messages behind all the comedy that he was doing, it was not slapsticks alone, but lot of messages that he was giving to the society कि कॉमन आम आदमी सड़क पे चलता हुआ एक फक्कर सा आदमी क्या कर सकता है सोसाइटी के लिए। So I think that makes it relevant even today, more so in the present environment, जहां पर हम बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस देख रहे हैं आज के वक्त में, तो उस वक्त में मेरे ख्याल से और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। वक्त बहुत हो चुका है, लेकिन कुछ 2-3 शब्दों में, 2-3 मिनट में मैं, चूंकि मैं शुरुआत में बात कर रहा था अशित जी से भी कि आज के दौर के फिल्मों के बारे में छोटी सी चर्चा, मैं आई एम नॉट अ फिल्म मैन, लेकिन आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा और मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, क्योंकि आज के इस बदलते दौर में जहां पर फिल्में जो है वो अलग ही रूप ले चुकी हैं। आप जैसे लोग हैं जो हमारे कंटेंट्स को संभाले रखे हैं, जो हमारे फिल्मों के माध्यम से जो अच्छी चीजें हो सकती है उन्हें संभाले रखे हैं, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बी विद यू फॉर दैट। बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपने देखा है किस तरीके से फिल्म की टेक्नोलॉजी बदली हुई है धीरे धीरे। पहले तो टेक्नोलॉजी बदली हुई, उसके बाद में हम फिल्म का साइज बदलते गया, उसके बाद में हम सैटेलाइट के थ्रू पहुंचे, उसके बाद हम टीवी के माध्यम से डिलीवरी शुरू हुई, करते करते हम फाइनली नेटफ्लिक्स की स्टेज तक पहुंच गए। तो उसके बारे में मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा कि मैं अकाउंटेंसी और टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी रखता हूँ, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, काफी गहरी इंक्विजिटिवनेस रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, तो स्टडी करता हूँ टेक्नोलॉजी को। नेटफ्लिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जैसे गूगल के बारे में हम कहते हैं अक्सर कि गूगल डज नॉट फॉरगेट एंड गूगल डज नॉट
you know everything that you're doing is leaving a trace of you in the digital world, और उसमें से आपके बारे में हर चीज निकाली जा सकती है। नेटफ्लिक्स ने भी वही किया आपके साथ में, आपके इमोशंस को कैप्चर कर रहा है वो। आप कौन सी मूवी देखते हैं, आपने किस स्टेज तक देखी, उसके डेटा एनालिटिक्स निकलते हैं पूरे के पूरे। आपने कितनी मूवीज डाउनलोड की, उसमें से क्या देखा, कौन से सीन को फॉरवर्ड किया, कौन से सीन को आपने रिवाइंड करके देखा, कौन से सीन को आपने, ये एनालिटिक्स का हिस्सा हो जाता है। अब आपको जब अगला सजेशन मिलता है, देयर आर टू मेजर यूजर ऑफ दिस एनालिटिक्स। पहला तो ये कि आपको अगला सजेशन, आपने कोई रोमांटिक सीन को दोबारा देखा तो आपको रोमांटिक मूवी के सजेशन मिलेंगे अगले बार। आपने कोई पर्टिकुलर सीन को स्किप किया तो वो आपके उसमें से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी, जो शायद आप भी नहीं जानते, नेटफ्लिक्स जानने लगा है, क्योंकि आप जिस तरीके से कर रहे हैं आपको नहीं मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें मालूम है। वो धीरे धीरे आप तो बेध्याने में, अनजानेपन में आप देखते हैं ये मेरे काम का नहीं है, इसको आगे बढ़ाओ। वो जानता है कि आपके काम का क्यों नहीं है, इसमें क्या है। तो इस और ये आप दोबारा बार बार देख रहे हैं तो इसमें क्या है जो आप देखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से नेटफ्लिक्स ने आपको एनालाइज कर लिया, आपके इमोशंस को खरीद लिया। आपके इमोशंस उसके पास है, वो जानता है कि आपको क्या बेचेंगे तो आप खरीदेंगे। तो आपको अफीम बेच रहा है वो, क्योंकि जो आपको किक देती है वो चीज आपको दे रहा है। तो आपको अफीम मिल रही है, आपको खुशी हो रही है कि आपको वही कंटेंट्स मिल रहे हैं जो आप कंटेंट्स आप चाह रहे हैं। दिस इज अबाउट एन इंडिविजुअल। थिंक ऑफ द सोसाइटी। इसका एग्रीगेशन लेके चलिए, तो सोसाइटी में कौन सी मूवीज देखी जा रही है, कौन सी चीज को लोगों ने आप एग्रीगेट करके देखिए, इसको लार्जर पिक्चर देखिए, मैक्रो लेवल पे। आपने कितने लोगों ने कौन सा सीन देखा, कितने लोगों ने वो श्रीवल्ली वाला गाना देखा, कितने लोगों ने, तो आपके कंटेंट्स एनालाइज हो रहे हैं। उसके हिसाब से जब नेक्स्ट फिल्म बनेगी, ये स्टैटिस्टिक्स को ध्यान रखते हैं। नेटफ्लिक्स की मूवीज ब्लॉकबस्टर क्यों होती है? क्योंकि आपके इमोशंस के बेसिस पर करंट ट्रेंड क्या चल रहा है उसको डिसाइड करते हुए वो चीजें डाली जाती है। तो आपको एक रेडीमेड भेल बनाई जा रही है जिसमें वही चीजें डाली जा रही है जो आपको पसंद आती है, जो सोसाइटी को इन जनरल पसंद आती है, मेजोरिटी को पसंद आती है, और इस तरीके से वो भेल सबके लिए मिल रही है। उसमें से भी आप स्किप करेंगे तो अगले बार आपका कैटेगराइजेशन अलग हो जाएगा। सो इस तरीके से डेटा एनालिटिक्स इज प्लेइंग अ बिग रोल इन डिसाइडिंग व्हाट टू सेल टू यू, व्हाट यू आर गोइंग टू बाय, व्हाट यू आर गोइंग टू सी। और इसमें से एक बहुत और एक फैक्टर होता है। आपने किसी मूवी को, मेरे रिकमेंडेशन, मैंने कहा ग्रेट डिक्टेटर देख लीजिए, आपने उसको डाउनलोड कर लिया या उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया या उसको शुरुआत की, लेकिन आपके काम की नहीं, आपने छोड़ दिया उसको। ये बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है उनके पास में। आपने देखना चाहा लेकिन नहीं देखा तो आपने रिजेक्ट किया उस मूवी को। सो इस किस्म की मूवी को आप रिजेक्ट करेंगे। ये भी एक नेगेटिव जो आपका ट्रेट है वो भी उनके पास में रिकॉर्ड हो गया। सो इस तरीके से देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज व्हिच हैव बीन स्टार्टेड बाय पीपल एंड नॉट फिनिश्ड। तो ये मूवीज नहीं बनानी है। तो नेटफ्लिक्स की जो मूवीज बनेगी वो मूवीज आपके इमोशंस को, आपको हर एक को अफीम दी जाएगी, जितनी आपको चाहिए, जिस डोज में आपको चाहिए, जिस तरीके से आपको चाहिए वो आपको दी जाएगी। सो दिस इज द चेंजिंग फॉर्मेट ऑफ मॉडर्न फिल्म वर्ल्ड। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे आई एम नॉट अ वेरी keen film watcher because of the fact that my emotions are being sold and my I've been served something which is which is an opium to me. इसलिए मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं वो different world है altogether. You still continue to cherish the values of the good old times, the traditions of the good old times, pay a lot of attention to the art of filmmaking, to the literature part of it, to the story part of it, to the content part of it, which is commendable. जो आज के वक्त में जो मैगी नूडल के जमाने में जो चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो हमारी दाल जो देगची में पकती है वो दिन भर में पकती है, उनकी 2 मिनट में उनका नूडल तैयार हो जाता है। So I think that is a major difference that happens, and that is a major difference that distinguishes we people from the people who are creating contents for the digital age, जहाँ पर 144 कैरेक्टर्स का ट्वीट पढ़ के हम ज्यादा खुश होते हैं लिटरेचर पढ़ने के बजाय। तो आई थिंक इट्स टाइम टू गो बैक टू दोस वैल्यूज। यू आर द पीपल हु कैन डू इट। आई मीन एज यू राइटली सेड, लेट मोर एंड मोर यंग पीपल कम इन, सो दैट ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि हर एज में, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में यू कैन नॉट हैव अ स्टीरियोटाइपिंग, यू कैन नॉट जनरलाइज कि ये अभी जनरेशन बेकार है। हर सोसाइटी, हर एज में मैच्योर्ड लोग आपको मिलेंगे। हर सोसाइटी, हर एज ग्रुप में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें ये भी पसंद है, वो भी पसंद है। मैं बुक क्लब्स की बात करता हूँ जहाँ पे लोग कहते हैं बुक रीडर्स खत्म होते जा रहे हैं, बुक्स आजकल कोई पढ़ता ही नहीं, लेकिन जो पढ़ता है बहुत अच्छे से पढ़ता है और बहुत सारा पढ़ता है। तो जो ऐसा नहीं है कि खत्म हो रहा है, लेकिन नंबर कम हो रहा होगा लेकिन डेडिकेशन कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा होगा डेडिकेशन उन लोगों में। सो वी नीड दोस काइंड ऑफ पीपल
to be a part of our system so that the continuity is maintained, so that they can carry the tradition to the next generation and to the next generation, and we become a part of the modernity and the tradition, and continue to kind of modernize ourselves, but keeping the traditions back in our mind, keeping the traditions as the firm foundation on which to modernize. अगर वो foundation हट जाएगा तो modernity हमारा पूरा edifice collapse हो जाएगा. So I think with these words, I know I've exceeded my time limit. मैं दिल से बोल रहा था, मैंने कुछ लिख के नहीं लाया था ताकि आप लोगों से दिल से, मैं भी non-scripted था मेरा भी आज का discussion, and I prefer it always that way. Thank you very much for inviting me here, and I'm so happy to be here with you, and I would stay connected with you. Thank you very much. मैं मिस्टर स्वामीनाथन, दिनकर बेड़ेकर और मिस्टर राहुल का बहुत कृतज्ञ हूँ। सिनेमॉन्टेज की तरफ से इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ये अब कार्यक्रम का जो फर्स्ट फेज था ये खत्म हुआ। इसके 15-20 मिनट के लिए हम लोगों ने चाय नाश्ते की व्यवस्था की है, और 15 मिनट बाद में पहले बिहाइंड द स्क्रीन फिल्म होगी। बिहाइंड द स्क्रीन जरूर इसलिए देखिए कि रिमास्टर्ड है, अभी तक ये फिल्म अवेलेबल नहीं थी, इसको रिमास्टर्ड करके किया है। और डॉक्स उसके बाद में डॉग्स लाइफ को बताएंगे, और बाकी आप सब लोगों का जो यहाँ आए